जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद सूत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे चैनल पर एक मेहमान आए हैं और ये मेहमान ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में तमाम परीक्षाएं सफलतापूर्वक पास की और फाइनल सिलेक्शन लिया। स्वागत करते हैं श्री अमित तिवारी जी का। धन्यवाद। अमित तिवारी जी मात्र 23 साल के हैं और 23 साल में वर्तमान में ये पीटीसी मुरादाबाद में दरोगा का प्रशिक्षण ले रहे हैं। वर्तमान में ये एसआई ट्रेनी है। तो इन्होंने तमाम परीक्षाएं पास की। इन्होंने पहले कांस्टेबल की परीक्षा पास की, ग्रुप डी रेलवे की परीक्षा पास की, अंतिम सिलेक्शन लिया है सब में। एएलपी टेक्नीशियन की परीक्षा में अंतिम सिलेक्शन लिया है। वीडियो जो 2018 का हुआ था और बाद में वो भर्ती निरस्त हो गई थी, उसमें भी आपका सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन जब दोबारा परीक्षा हुई तब आपने परीक्षा नहीं दी, क्योंकि तब तक आप दरोगा का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो तिवारी जी, आपने मात्र 23 साल में इतनी परीक्षाएँ पास की। आप मुझे बताइए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा डेट ऑफ बर्थ 7/1/2000। तो 2000 इनका डेट ऑफ बर्थ है। और 2000 में बहुत सारे लोग अभी तैयारी करना शुरू किए होंगे 2000 वाले, और उस उम्र में इन्होंने लगभग 4 वर्ष ये एक सेवा दे चुके हैं एक नौकरी में, और दूसरी नौकरी में ये सेवा अपना प्रारंभ कर रहे हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और अगले नौकरी ये शुरू कर देंगे, मतलब शुरू कर ही चुके हैं एक तरह से। तो जो आपकी इससे पहले आप उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल आरक्षी के पद पर तैनात थे। तो ज़रा क्या आप बता सकते हैं कि किस प्रकार आपने तैयारी की थी आरक्षी के लिए? आपने तमाम परीक्षाएं पास की, आपने वीडियो का फाइनल सिलेक्शन लिया, आपने एएलपी टेक्नीशियन में लिया, आपने रेलवे ग्रुप डी में लिया, आपने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा पास की और अंतिम सिलेक्शन लेकर ट्रेनिंग पूरी करके उसके बाद अपने 4 वर्ष वहाँ पर सेवा भी दी। तो इस समय क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पद के सापेक्ष भर्तियाँ आई हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से आपका सफ़र क्या रहा। आप 2016 में आपने इंटर पास किया जी, और 18 में ये भर्ती आई थी जी। तो क्या वहाँ से कैसा सफ़र रहा आपका? मतलब कब आपको पता चला कि नोटिफिकेशन आ गया है, और क्या आप मुख्य रूप से कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे? मेरा ये था कि मैं जब इंटर पास आउट हुआ उसके जस्ट बाद ये था कि किसी जॉब के लिए तैयारी करनी। जी। तैयारी शुरू किया था। जी। तो इसमें ये हुआ कि मुझे एक टारगेट रखना था कि बिना टारगेट आप कोई तैयारी नहीं कर पाते अच्छे से। जी। तो मुझे एक टारगेट रखना था कि कोई एक टारगेट करे, जिससे कि 3-4 सब्जेक्ट मुख्यतः आते हैं हर, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। सारे एग्ज़ामों में लगभग 4 पार्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी या इंग्लिश। यही होता है। सेंट्रल के एग्जामों में इंग्लिश होता है, स्टेट के एग्जामों में हिंदी आता है। हर मोटी मोटा यही रहता है। तो मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीएस इन्हीं चारों सब्जेक्ट पे आपका ये चार मेन फोकस था? ये था कि मुझे पढ़ना था इस पे। हाँ। तो अब मेरे लिए कुछ था नहीं, तो मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। हाँ। और ग्रेजुएशन में पढ़ाई के साथ मैं इनको पढ़ा करता था 1 घंटे या 2 घंटे। जी। उसके बाद 1-2 साल बीते। उसके बाद 2018 में वैकेंसी आई यूपीपी 41,520। 41,520। तो ये मेरे सामने एक, उसके बाद उसके साथ ही कई वैकेंसी आई। ग्रुप डी 2018 का आया, उसके बाद वीडियो 2018 आई, और उसके बाद ऐसे ही सारी 3-4 या 5 वैकेंसियाँ जो लगातार इकट्ठे आई थी। जी। तो ये सारी वैकेंसी आई और इन सारी वैकेंसी में आपने अप्लाई किया? जी। तो कैसे आपने, मतलब कैसे तैयारी की थी, उसके बारे में कुछ बताइए। पहले मेरा ये था कि मैं इंटरमीडिएट मैथ से था। हाँ। पहले से पढ़ा था। लेकिन जो अप्लाइड मैथ हुआ, जो आते हैं ये प्रतिशत या कार्य समय, इन सब चीज़ों पे मैं शार्प नहीं था। पढ़ा तो था। हाँ। लेकिन वो उस तरीके से पढ़ा था जैसे एकेडमिक में पढ़ाया जाता है। इन चीज़ों पे मैं शार्प नहीं था। हाँ। इसके लिए मैं क्या किया कि सर्वप्रथम एक आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, उसको लिया और उसको खुद से ही लगाया करता था। जो भी चैप्टर देखता था लगाता था। मतलब मैथ्स के लिए आपने आर.एस. अग्रवाल सर की किताब फॉलो की थी? जी। और उसके अलावा भी कोई किताब फॉलो की थी मैथ्स के लिए? उसके अलावा कोई किताब नहीं फॉलो किया था। हाँ। इसके अलावा मैं प्रैक्टिस सेट करता था। जो क्वेश्चन आते थे एग्जामों में वो करता था। चैप्टर वाइज क्वेश्चन करता था। यही सब, मतलब चैप्टर वाइज सवाल और प्रैक्टिस सेट और आर.एस. अग्रवाल सर की मैथ्स की किताब। हाँ, लगाने की विधि जो मेरी थी, हाँ। वो राकेश यादव सर हैं, काफ़ी प्रचलित हैं, उनको आप लोग जानते होंगे, काफ़ी फेमस टीचर हैं। हाँ। उनका जो उस समय वो नया लॉन्च किए थे 2017-18 में। हाँ। उसी समय वो था, तो मैं यूट्यूब पे देखा ऐसे ही। अच्छा। तो उसके वही उन्हीं की फ्रैक्शन विधि से कुछ 2-4 क्लास देखे ऐसे फ्री में ही, जो फ्री वीडियो उनके पड़े हैं यूट्यूब पे, उसी से 2-4 क्लास की जो फ्रैक्शन विधि है उसको आपने फॉलो करते हुए सवाल लगाए। और और आजकल एक राकेश यादव सर की किताब आती है जो क्लास नोट्स टाइप की आती है। क्लास नोट्स वो मुझे मिली थी। क्लास नोट्स वो भी मुझे एक दोस्त के थ्रू मिली थी। अच्छा। उनके पास था, तो उसने क्या किया कि बोला कि ये लो पढ़ो, ये अच्छी है। अच्छा। तो अब कहे ठीक है लाओ। तो मतलब अगर आर.एस. अग्रवाल और राकेश यादव सर की किताब कर ली जाए और पुराने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाए तो मतलब मैथ्स कवर हो जाएगा? बस काफ़ी हो जाएगा।
काफ़ी है। और जैसे अभी 2 महीने का समय है। 2 महीने का पर्याप्त समय है। इसमें जो भी बच्चे होंगे कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो पढ़ते रहे होंगे। हाँ, हाँ। अभी तैयारी शुरू किए होंगे, 1-2 साल में कुछ न पढ़े होंगे ज़रूर। हुँ। अब इसमें क्या है, उनको अब क्या करना है, अब उनको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना है, जिसे पूरे सप्ताह में पढ़ना है आपको। लास्ट के 1 दिन, 2 दिन, शनिवार, सैटरडे या संडे को आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। 2 दिन प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसका एनालाइज़ कीजिए, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज़ करना पड़ेगा। जी, जी, जी। तो क्या आपने कहीं कोचिंग की थी? कोचिंग मैं ऐसा कोई कोचिंग नहीं किया था। हाँ। वो 2-4 टीचर थे ऐसे जो गाँव में ही रहता था, तो गाँव के कुछ लोग थे, वो पढ़ाते थे, कोचिंग में पढ़ाते थे। तो उनसे मैं समय-समय पे मिलता रहता था, तो वो चीज़ें बताते थे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो कंटेंट बताते थे क्या पढ़ना है। जी, जी। मुझे एक लोग बताए थे कि ये आप ये जीके के लिए लूसेंट लीजिए, तो मैं लूसेंट बहुत अच्छे से पढ़ा था। जी। पूरा A to Z शुरू से लेके अंत तक बहुत अच्छे से। उसमें लास्ट वाला वो विविध जो पार्ट होता है, वो संस्कृति वगैरह वो सब पूरा कवर कर देता है। जी, जी। तो वो बहुत अच्छा था। वो मुझे लगता है कि बाइबल है। लूसेंट जो है वनडे एग्ज़ाम के लिए बाइबल है। हाँ, मतलब मैथ्स के लिए अगर बच्चा क्लास नोट्स कर ले राकेश यादव सर के, जी, और जीके के लिए लूसेंट कर ले, जी, जी। तो उसका सिलेक्शन बहुत आराम से बहुत आराम से, इन जी। सब इस टॉपिक पे तो बहुत आराम से जी, उसकी कमांड हो जी, जाएगी। जी, जी। तो मैथ्स के लिए राकेश यादव सर की क्लास नोट्स, जी, और जीएस के लिए लूसेंट की किताब, जी। और हिंदी के लिए? हिंदी के लिए भी लूसेंट का है। लूसेंट का जनरल हिंदी, जी। वो मेरा बेसिक बुक था, उसी से पढ़ा था। और उसके जो आप जब चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं तो उसमें 25-30 सेट हैं, प्रैक्टिस सेट हैं। हाँ। वो प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, हाँ, हाँ। विभिन्न एग्ज़ामों के। जी, जी। ये स्कूल के एग्ज़ाम हुए या ये बीएड का एग्ज़ाम हुआ, हाँ, हाँ। या ये अन्य पुलिस के, उत्तर प्रदेश पुलिस के जो हाँ। भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके हिंदी का पेपर था जी, उसमें। जी। तो वो प्रैक्टिस सेट मैं अच्छे से किया था। मतलब उसी के जो प्रैक्टिस सेट, जितने वनडे एग्जाम वाले जितने प्रैक्टिस वनडे सेट एग्ज़ाम वाले प्रैक्टिस सेट हैं उनको किया। उस- उसमें कई प्रैक्टिस सेट आपको नेट जेआरएफ के मिलेंगे। जी। वो आप अगर कर पाएँ तो करिएगा, नहीं तो वो काफ़ी टफ है, वो लेवल के ऊपर है। हाँ, वो मतलब अगर कांस्टेबल एग्जाम हाँ, लेवल उसको से स्किप ऊपर कर है। देंगे कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक ही रहेगा। जितने इससे वनडे एग्जाम वाले प्रैक्टिस सेट हैं, हाँ, वो कर वो सब लीजिए। कर लिया जाए वो लूसेंट कर की लिया किताब जाए। से। जी। और उसके बाद रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए कहीं से मैं कोई किताब नहीं पढ़ा था। हाँ, हाँ। रीजनिंग के लिए धीरे-धीरे से ये हुआ था कि मैं पॉलिटेक्निक भी दिया था बहुत अच्छा। पहले। जी, और जी। उसके अलावा जब भी पढ़ता वगैरह था तो रीजनिंग मुझे ऐसा लगता था आसान लगता था। उस टाइम तक तो रीजनिंग मैं बिल्कुल किसी किताब से नहीं पढ़ा था। हाँ। बाद में कांस्टेबल होने के बाद मैं अन्य एग्ज़ामों की तैयारी के लिए, यूपीएसआई की तैयारी के लिए केपी सिंह की एक बुक आती है, उसको पढ़ा हूँ। जी, जी। लेकिन उस टाइम तक मैं रीजनिंग बिल्कुल नहीं पढ़ा था। रीजनिंग बस किसी किताब से नहीं पढ़ा था। रीजनिंग बस ऐसे ही प्रैक्टिस सेट जो भी लाता था, लगाता था और करते जाता था। कोई अगर टॉपिक फँसता था तो वो यूट्यूब पे कहीं देख लेता था या किसी से पूछ भी लेता था, ये जी। था। मतलब रीजनिंग कांस्टेबल में बहुत ही सामान्य लेवल की आती है। रीजनिंग सामान्य लेवल की आती है। मैथ्स भी आपको सामान्य लेवल के मिलेंगे। मैथ्स कुछ ऐसे मिलेंगे जो रीजनिंग के तरीके के होंगे, जी, जी। जैसे कोडिंग डिकोडिंग टाइप का। उसमें मुश्किल से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जो मैथ्स के अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और बाकी जो है सब ज़्यादातर उसमें रीजनिंग के ही क्वेश्चन रहते हैं। जी। तो जैसे मैंने कल अभी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि जैसे हम लोग ट्रेनिंग में रहते हैं, जी। ट्रेनिंग में आपने कांस्टेबल की भी ट्रेनिंग की है, वर्तमान जी। में आप एसआई जी, की जी। ट्रेनिंग कर रहे हैं। जी, तो यहाँ सामान्यतः शेड्यूल यही रहता है कि सुबह 4 बजे उठ जाओ और रात में 9 बजे जी, तक जी, जी। आपको किसी न किसी माध्यम से आपको व्यस्त ही रखा जाता जी, है। जी, जी। तो अगर ये सब मान लें, जो भी लोग प्रतियोगी हैं, जो भी जी। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये जी। मान लें कि आज से ही ट्रेनिंग में आ चुके हैं जी, और ये वही शेड्यूल में आप खुद को ढाल लें, तो क्या इनका सिलेक्शन हो जाएगा? 100% इनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इतना टाइम बहुत है, इतना टाइम काफ़ी ज़्यादा है और इनके लिए ट्रेनिंग आसान भी रहेगी। जी, जी। इनके लिए ट्रेनिंग आसान भी रहेगी और बहुत अच्छी इनकी तैयारी और हो क्या जाएगी। अभी फिजिकल के लिए परेशान होने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिजिकल के लिए फिजिकल बहुत टफ नहीं है यहाँ। फिजिकल दौड़ना है 25 मिनट में, 24 मिनट में? 25 मिनट में, अच्छा। 25 मिनट में 4800 मीटर दौड़ है और बहुत ईज़िली हो जाएगा, बहुत आराम से। अच्छा। तो मतलब फिजिकल के लिए टेंशन लेने फिजिकल के लिए नहीं, फिर पेपर देने के बाद आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। वैसे अगर आप सुबह दौड़ते हैं, अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आप दौड़ते हैं तो वो सही है, शरीर के लिए सही शरीर है। के लिए सही है, लेकिन शरीर- मतलब फिजिकल के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत फिजिकल के लिए बहुत नहीं ज़्यादा है। परेशान होने की पर्याप्त ज़रूरत समय मिल जाएगा पर्याप्त परीक्षा समय के लिए। मिलेगा। इसके बाद आप पेपर देंगे, उसके बाद बहुत समय मिलेगा, कम से कम 2-3 महीने मिल जाएंगे। बहुत जल्दी भी करेंगे तो 1 महीना पर्याप्त मिलेगा। 1 महीना पर्याप्त है तैयारी के लिए। यूपीपी के लिए, फिजिकल के लिए 1 महीना बहुत होता है। जी। और जैसे तमाम लोगों को भ्रांतियाँ होती हैं कि सिपाही बन जाएंगे उसके बाद ज़िंदगी थम जाएगी, जी, उसके बाद सिपाही ही बनकर रह जाएंगे। जी, जी। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अमित तिवारी जी पहले कांस्टेबल थे और वर्तमान में ये एसआई की ट्रेनिंग कर रहे हैं। और जिस हिसाब से मतलब इनकी तैयारी है, जो इनका रुझान है, मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि ये आगे चल के डिप्टी एसपी भी बनेंगे, ये पीसीएस की परीक्षा भी पास करेंगे, क्योंकि ये निरंतर मेहनत करते जा रहे हैं।
तो क्या आप बताइए कि जो बच्चा सिपाही बन जाएगा यहाँ से, कांस्टेबल जो बन जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो उसके लिए आगे की संभावनाएं हैं कि उसकी ज़िंदगी वहीं पर थम जाएगी? मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी की शुरुआत सिपाही बनने के बाद ही हुई है। जी। सिपाही बनने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस विभाग से। बहुत कुछ है, यहाँ बहुत लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। और इसके लिए मैं एक ये रहीम सर का एक दो लाइनें मैं कोट करना चाहूँगा जी, जी, बिल्कुल। कि वे रहीम नरधन्य हैं, परोपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी का रंग। तो उसमें ये है कि ये पुलिस विभाग ऐसा है कि यहाँ आप नौकरी के साथ सेवा भी कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, और उससे आप भी जो है फलित हो रहे हैं, आप भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत कुछ यहाँ है। यहाँ चीज़ ये है कि आप कोई भी कार्य यहाँ असंभव नहीं है। जी। कोई भी कार्य यहाँ ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। यहाँ ये चीज़ आप फील करेंगे पुलिस में आने के बाद, कोई भी कार्य हो वो संभव है, उसमें कोई भी कार्य असंभव नहीं है। पुलिस विभाग में तमाम चैलेंजेस होने के बावजूद पुलिस विभाग हमको बहुत कुछ सिखाता है। जी हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। जी हम निरंतर नए चैलेंजेस में खुद को उस चैलेंज से आगे निकलना सीखते हैं जी और एक अच्छा मैनेजमेंट हम सीखते हैं यहाँ जी। पर। एक अच्छे हम व्यवस्थापक बनते हैं पुलिस जी। विभाग में। जी और जो पुलिस विभाग में अभी देखिए आप 18 बैच आया कांस्टेबल्स का, फिर 19 बैच आया, जी फिर 20 बैच आया, जी। फिर अभी जो हमारा अंडर ट्रेनिंग बैच है एसआई का, लगभग 8,500-9,000 दरोगा का। अब ये 60,244 की नए वैकेंसी फिर से आई है और फिर से एक नया बैच आने वाला है, जी। बड़ा बैच आने वाला है। जी जी तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं इस प्रकार देखता हूँ, जैसे आज न्यू इंडिया है, जी। न्यू इंडिया की थीम है, तो जैसे नया भारत है, उसी प्रकार आप देखेंगे न्यू इंडिया न्यू उत्तर प्रदेश। जी। उत्तर प्रदेश भी आज आप देखेंगे, अभी जो लिस्ट आई है जीडीपी लिस्ट, उसमें इतना बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, उसमें इतना बड़ा उसके पास मुंबई है, जी। उसके बावजूद जो है इंडिया जीडीपी में उसका दूसरे नंबर पे है योगदान देने में। इस प्रकार अगर आप देखें तो यूपी पुलिस भी एक अपनी न्यू यूपी पुलिस है। ये इसमें युवा ज़्यादा है, युवा अधिक हो गए हैं कि पिछले कुछ समय में, पिछले 2016-17 से आप देखेंगे कि 18 बैच आया। 2016-17 में एक वैकेंसी आई थी दरोगा की, जो बाद में 2019 बैच हुआ। उसके बाद आपका ये 2019 में 41,520 भर्तियाँ। 2019 के बाद 2019 में ही एक वैकेंसी आई, 2020 में लड़के आए ट्रेनिंग करके 49,000 के आसपास था वैकेंसी। उसके बाद 9,534 दरोगा का, और उसके बाद फिर ये आपका 60,000 का सबसे बड़ा बैच आ रहा है। तो इस प्रकार से पूरा नवीनीकरण हो गया है, अब काफ़ी लोग रिटायर भी हो रहे हैं। तो एक ये जो बड़ा बैच है, इसमें सारे युवा बैच हैं। इस प्रकार अपना ये पुलिस बल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल एक युवा प्रमुख बल हो गया है, जो कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल एक सिंगल यूनिफाइड मैनेजमेंट के तहत सबसे बड़ा बल है पूरे विश्व में, ना कि भारत में बल्कि पूरे विश्व में। तो इस प्रकार हम जो है अपनी सेवा से, यहाँ अपनी सेवा से हम लोग देश के विकास में भागीदार बन सकते हैं। जी जी। और पुलिस विभाग से आपने क्या सीखा? आप मतलब 4 साल सेवा दे चुके हैं पुलिस विभाग में और अब आगे भी आप देंगे ही सेवा, तो अब तक आपने क्या सीखा है पुलिस विभाग से? यूँ तो पुलिस विभाग से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, जिन्हें मैं 5 शब्दों में समाहित करना चाहूँगा। 5 शब्द हैं, 5 स हैं। 5 स में पहला है साहस। सबसे ज़रूरी है पुलिस विभाग में नौकरी करने के लिए साहस होना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ भी रहेंगे अलग अलग तरीके को, अलग अलग परिस्थितियों को फेस करेंगे, और आप सबकी नज़रों में हैं। तो सबकी नज़रों में हैं, जो अच्छे लोग हैं उनकी नज़रों में हैं, उनकी मदद करना है, और जो अपराधी हैं, समाज के अराजक तत्व हैं, उनकी भी नज़रों में आप हैं। उनकी भी नज़रों में आप हैं, तो वो आपको हमेशा डिमोरलाइज करेंगे, हमेशा वो आपके विरुद्ध ही वो चलेंगे। तो ऐसे में एक साहस होना चाहिए। पहला सा साहस है। पहला सा साहस है। दूसरे सा से तात्पर्य है सहनशीलता। आप कई बार फील्ड में होंगे, आपके सामने भीड़ होगी, उधर से पत्थर चलते हैं, उधर से गालियाँ भी दी जाती हैं, और भी तमाम तरह के सिचुएशन आते हैं। तो उस समय आपको सहनशीलता, अपने अंदर सहनशीलता रखनी होती है, समय का इंतज़ार करना होता है। कई बार चीज़ों को अगर वहाँ आप अगर अपनी सहनशीलता खो देते हैं तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं, फिर उनको अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सहनशीलता भी काफ़ी ज़रूरी है। साहस और सहनशीलता। साहस और सहनशीलता। तीसरा स है संयम। संयम रखना पुलिस विभाग में बहुत ज़रूरी होता है। सहनशीलता, संयम को आप जोड़ के देख सकते हैं, तो संयम रखना बहुत जरूरी। कई बार आप एक्साइटेड हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, और वो तब आप मामला बिगड़ जाता है। जाना है वहाँ कई तरह के सिचुएशन होते हैं, कई बार आप निगरानी कर रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप कर रहे हैं, तो उसमें संयम रखना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आप जल्दीबाजी करेंगे और इससे आपकी सूचना या आपकी सूचनाएँ लीक हो जाएंगी, जिससे बनता काम बिगड़ जाता है। तो इसलिए आपको संयम रखना बहुत ज़रूरी है पुलिस विभाग में।
और इसके बाद जो मेरा चौथा सा चौथा सा है सामंजस्य। आपको सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। आप पुलिस विभाग आप देखेंगे लगभग सभी विभागों से कनेक्टेड है। आप या चिकित्सा विभाग हो, शिक्षा विभाग हो और न्याय विभाग हो, आप हर विभागों से कनेक्टेड हैं। चाहे वो आबकारी विभाग हो, चाहे आबकारी विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, आप हर विभागों से कनेक्टेड हैं। हाँ। और आप अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग जगहों पे जाएंगे, तो यहाँ आप मैनेजमेंट करने की, जो एडजस्ट वहाँ होने की, ये सारी चीज़ें आपके अंदर कलाएं होनी चाहिए। सामंजस्य स्थापित करना है। हाँ, हालांकि ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं और आप उसको फील करेंगे। आपको समय सारणी होती है, उसी अनुसार आपको रहना होता है। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन फिर भी ये आपके जो लोग पुलिस विभाग में नहीं हैं उनके लिए भी ये चीज़ें कारगर हैं। उनके लिए भी जी दैनिक जीवन में भी आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ये पाँचवा स है, पाँचवा स सबके लिए आपको सहयोग होना चाहिए, सहयोगात्मक आपको होना चाहिए। पाँचवा स से तात्पर्य है सहयोग। आप जनता का भी सहयोग करेंगे और आप आपस में भी, विभाग में भी एक समन्वय, एक सहयोग बनाकर ही चल पाएंगे, जिससे आपके काम आसान हो जाएंगे। एज ए पुलिसमैन आपके ऊपर बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो बिना सहयोग ये सारी संभव नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए सहयोग काफ़ी ज़रूरी है। और आपने उसी सहयोग को चरितार्थ करते हुए आपने अपना कीमती समय दिया हमारे चैनल पर, और हमारे चैनल के माध्यम से आपने उन तमाम जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका आपने मार्गदर्शन किया, उनको जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको आपने बताई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने अपना कीमती समय हमको दिया। और उम्मीद करेंगे कि आप जब भी आपको समय मिलेगा तो आप ऐसे ही छात्रों का और अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।